तो बच्चे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं इससे पहले देखिए पार्ट 1 बना चुका हूँ। धातु अधातु हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, मेटल नॉन मेटल। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से वो मैं दे चुका हूँ। इसके बाद में अगला आज पार्ट 2 चलेंगे। मतलब एक ही वीडियो के अंदर इतनी पार्ट को एक्सप्लेनेशन करना, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी देना संभव है नहीं। 2-3 घंटे लेंथ ही हो जाएगी वीडियो। अब 2-3 आवर्स की वीडियो होगा तो आपको भी देखने में बोरिंग सा फील होगा, तो आप भी नहीं देखिएगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने 1 घंटे के जो वीडियो लेक्चर थी, इसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया जो मेटल नॉन मेटल है क्या, वो कैसे रिएक्ट करता है एयर के साथ, कैसे रिएक्ट करता है ओपन अगर एयर में रख दिया जाए, अगर उसको एसिड में डाल दिया जाए, अगर उसको वाटर में डाले तो रिएक्शन क्या होती है मेटल की। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल दोनों एक साथ कैसे अभिक्रियाशील करती है, या दोनों अलग अलग भी कैसे अभिक्रियाशील करती है। चलिए, ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मों के साथ धातुओं की अभिक्रिया को देखी। हमने देखा, जो पढ़ा था। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप पार्ट 1 को जरूर देख लें। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रियाओं क्यों प्रदर्शित करती है। 9वीं कक्षा के अध्ययन के लिए तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। आपने क्लास 9 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। एक एटम्स होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये सब आप पढ़ चुके हैं। हमने जाना कि संयोजकता कोषपूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं वो एक्सप्लेनेशन करने जाऊँ वीडियो और लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट देखूंगा उसी को मैं कवर अप करूँगा। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष में पूर्ण करने की प्रवृत्ति रूप में समझ सकते हैं। चलिए, उत्कृष्ट गैस एवं कुछ धातु एवं अधातुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास पर ध्यान दीजिए। ये हमको कुछ एक्टिविटी करने बोल रहा है। हम अभी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देंगे, हमें जो इम्पोर्टेंट लगेगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बोला है, क्या बोला है, चलिए हमने देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्य कोष में सोडियम जो होता है Na मतलब सोडियम होता है, उसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह जानना जरूरी है। सोडियम की बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि यह अपने M कोष के 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तब L इसका बाह्य कोष बन सकता है, जिसकी अस्थायी अष्टक उपस्थिति है। इस परमाणु के नाभिकी में 11 प्रोटॉन होता है, ये जरूर याद रखना है। सोडियम जो होता है Na के नाभिकीय में 11 प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है। तो हमने देखा कि इसके जो नाभिक है इसमें 11 प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। इसके कारण इसके धन आवेश का अधिकता होती है, यह अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करता है। ठीक है, ये सोडियम धनायन बनाता है। चलिए आगे बढ़ता है। देखिए, क्लोरीन के बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसका पूर्ण होने के इसके 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। तो क्या होता है, देखिए जो 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम त्यागता है, सोडियम के पास एक, देखिए होता क्या है, पहले वो लोग 2 बनाते हैं, फिर 8 बनाते हैं, इस तरह करके बनता है। आपको याद है, आप अगर क्लास 9 में पढ़े हैं तो 1 ज़्यादा हो जाता है सोडियम के पास, और जो सोडियम के पास 1 ज़्यादा होता है बाह्य कोष में, वो एक कौन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन जो अष्टकता पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास 1 कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये एक नियम होता था जो क्लास 9 में अच्छी तरह आप समझ जाइएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी क्लास 9 की वीडियो बना हुआ रहता है तो उसको देख लीजिएगा। मेरा नहीं है पर है, बहुत सारे लोग बनाए हुए हैं, वहाँ से देख लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसका नाभिक में 17 ऋणायन Cl प्राप्त होते हैं। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए जो इम्पोर्टेंट था, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट रहने से मैं बोल दूंगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, जो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, आपको ये याद जरूर करना है। ये सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम की परमाणु संख्या हीलियम की कितनी है, हीलियम की देखिए 2 है,
हीलियम की कितनी परमाणु संख्या 2 है, तो उसको ऐसा KLMN ये होता है कोस, इस तरह तोड़ा जाता है। देखिए ये तोड़ने के नियम बताता हूँ, ये क्लास 9 में ही आप देखे होंगे। नियॉन जो होता है Ni इसकी परमाणु संख्या 10 है, तो इसको तोड़ने की नियम है पहले 2 और इसके बाद 8। पहले आप 2 तोड़िएगा फिर 8, ऐसे करके तोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए 2 फिर 8। इसके बाद सोडियम की बात की जाए, देखिए सोडियम जो है वो इसके पास परमाणु संख्या 11 हो, ये पहले 2 तोड़ेगा फिर 8 तोड़ेगा, 10 हो गया। एक ज़्यादा, ये जो एक है ना, एक ज़्यादा हो गया इसके पास, जो एक है, क्योंकि ये अपना अष्टक यहाँ पे पूरा कर रहा है 2 8। इसके बाद फिर इसको 8 लेना चाहिए, पूरा करने के लिए ऐसे चलना पड़ेगा 2.88 पॉइंट नहीं होता है, सॉरी 288 फिर 2 फिर 8, इस तरह करके चलता है। तो वो नियम के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे यहाँ पे सोडियम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक जो है एक्स्ट्रा निकल के आ जा रहा है बाह्य कोश में, ये बाहरी कोश है M कक्ष में। अब ये एक कौन लेगा, कौन बंदा जिसके पास 1 रुपये की कमी होगी वही लेगा। हम क्लोरीन को देखते हैं, चलिए इसके अंदर क्लोरीन ढूंढिए, कहाँ पे Cl ढूंढिए, हाँ यहाँ पे देखिए, ये क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। इसने पहले 2 तोड़ दिया फिर 8 तोड़ दिया, फिर इसको 8 बनाना था, पर यहाँ पे 7 रुपया है, इसके पास 8 रुपया चाहिए था, तो ये इसके पास 1 रुपया माइनस है, 1 रुपया की कमी है। यह एक कहाँ से लेगा, यह एक लेगा यहाँ से, सोडियम के पास 1 है, यहाँ से ले लेगा। तो वही बात है, समझ में आ रहा है। तो मैंने वही बोलना चाहता था, आपको समझाना था क्लास 9 में, अगर नहीं समझे तो यहाँ पे समझ लीजिए। हाँ ये बात है, सोडियम की पूछी गई थी, जो धातु होती है। हाँ यहाँ से और एक चीज़ आप याद कर सकते हैं, धातुएं के नाम, कुछ धातु जो धातु है, देखिए क्या क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये धातु है। अधातु की नाम अगर आ जाए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब अधातु है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोरीन आयन परस्पर आकर्षित होते रहते हैं। देखिए ये दोनों आकर्षित होते हैं, एक तो सोडियम और एक क्लोरीन, ये दोनों आपस में आकर्षित होते रहते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बांधकर सोडियम क्लोरीन के रूप में उपस्थित होते हैं। चलिए यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बस हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट है क्या। अच्छा चलिए यहाँ पे देखें, धातुओं के अधातुओं के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनीय यौगिक या वैद्युतिक संयोग यौगिक कहा जाता है। हाँ एक क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे एक बनाइए कुछ। हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाइए, जे आयनीय यौगिक किसे कहते हैं, आयनीय कॉम्पाउंड्स, इंग्लिश में आयनीय कॉम्पाउंड्स बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका था, आप यहाँ से बना सकते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनीय यौगिक या वैद्युतिक संयोग यौगिक भी कहा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन बना था, आया हुआ था, 1 मार्क का ही रहता है, तो मैं दे दिया। अब देखते हैं आयनीय यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं। जो आयनीय यौगिक मैंने बोला, धातु अधातु, देखिए यहाँ पे था क्या, धातु से अधातु के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। जो धातु है यहाँ पे देखिए, धातु जो Na था ना, Na सोडियम था, ये बंदा ने एक अधिक था, इसने क्लोरीन को दिया, लेकिन सोडियम एक धातु है, क्लोरीन अधातु है। सोडियम जो धातु है अधातु को ऋण देता है, मतलब अधातु को हेल्प कर रहा है। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती है, धातु अधातु को हेल्प कर रहा है, ये जो, और अधातु से ऑब्जर्व कर रहा है, ले रहा है, ये जो क्रियाएं होती है, इसी को हम लोग आयनीय यौगिक कहते हैं। तो यही है होता है, और इसके कुछ गुणधर्म भी होते हैं। चलिए हम गुणधर्म को पढ़ते हैं। आयनीय यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करें। फिर एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी हम करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ जो आयनीय यौगिक होते हैं उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आयनीय यौगिकों के गलनांक और कथनांक, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी आप देख लें, किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, गलनांक कथनांक कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बना लीजिए, एक क्वेश्चन बनेगा आयनीय यौगिकों के सामान्य गुणधर्म का अध्ययन। हाँ ये क्वेश्चन बनाइए, जो आयनीय यौगिकों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बना लीजिए। उसका आंसर यहाँ पे देखिए, भौतिक प्राकृतिक 1 नंबर दिखिएगा। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनीय यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। हाँ ये एक होता है। ये यौगिक सामान्य भंगुर होते हैं, मतलब तुरंत छूने से भी टूट जाता है, तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो थोड़ी सी दाब डालने पर टूट जाते हैं, ये गुण था। मैंने पहले बोला गुणधर्म, क्वेश्चन बना लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर था। और एक 2-3 गुणधर्म लिखिए, गुण मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो दिखा रहा हूँ मैं, क्या 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 किससे बनता है और उसके गुण क्या होते हैं। गलनांक एवं कथनांक, आयनीय यौगिकों का गलनांक एवं कथनांक बहुत अधिक होता है। हाँ एक पॉइंट है, ये भी है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनीय यौगिक आकर्षण के तोड़ने के लिए
ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है। चलिए, हाँ, अधिक ऊर्जा देने के नहीं देने से वो टूटेगा नहीं, तो अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है। तो आप इसमें यहाँ तक ही लिख सकते हैं, गलनांक और कथनांक योगी माने बहुत अधिक होती है, तो बस यहाँ तक आपका आंसर बनेगा। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लीजिए, घुलनशीलता उसके अंदर एक गुण होती है। वैद्युतिक संयोजक यौगिक सामान्य जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल तथा आदि बिलों में अविलीनीय होते हैं। देखिए, ये तो है जल में घुलनशील होता है कुछ, लेकिन किरोसिन के तेल में, पेट्रोल में, इसमें विलेयकों में अविलीय होता है, मतलब घुलनशील नहीं होता है। तो ये भी एक गुण था, घुलनशीलता। विद्युत चालकता देखते हैं, किसी विलेय से विद्युत के चालन के लिए अवशेषित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। ठीक है, आवश्यक होती है। अन्य यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थिति होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संचालन के कारण आयनियों की गति संभव नहीं होती। देखिए, ठोस रहने से, जब वो ठोस रहता है ना, तो वो चालन, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। जब वो विलय में मतलब मिल जाता है, घोल में मिल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तब उसमें करंट आसानी से पास हो जाता है। तो यही बोला है, आप ये भी एक लिख सकते हैं, छोटा सा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत जा रहा है तो मुझे ठीक है। धातुओं की प्राप्ति, हम लोग धातु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पृथ्वी की भू परपटी, मतलब देखिए, पृथ्वी को आप लोग अगर पढ़ें, जो पृथ्वी को मेंटल क्रस्ट, उसके बाद ठीक है, इस तरह भू परपटी, मतलब 3-4 भाग स्तर है पृथ्वी का। स्तर में भू परपटी ऊपर वाले भाग है, पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को परपटी क्रस्ट कहा जाता है। तो भू परपटी के बारे में पढ़ते हैं। भू परपटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक का साइंटिस्ट लोगों ने यह भी पता किया है कि जो समुद्र का जल होता है ना, उसमें भी सोडियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड मिला हुआ रहता है पानी के अंदर। पृथ्वी की भू परपटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्वेश्चन बनाइए, खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यहाँ से, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को, जो एलिमेंट्स होते हैं, उसको ही हम लोग खनिज कहते हैं। ठीक है, तत्व जो होते हैं उसे खनिज कहते हैं। उसके बाद कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकाल कर लाभकारी होता है, इन्हें खनिज को अयस्क कहते हैं। कभी कभी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या देखा गया है, जैसे एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है भू प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वही बात है, जो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे निकाल कर लोग लाभकारी प्राप्त करते हैं, लोग अपनी इनकम करते हैं, लाभकारी, लोगों को लाभ होती है, तो उसे हम लोग अयस्क भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं का निष्करण, वो एक क्वेश्चन था, मैंने बोल दिया। धातुओं का निष्करण कैसे किया जाता है, मतलब धातुओं को निकाला कैसे जाता है, वो देखते हैं। कोई भी धातु अगर मिल गया, मतलब मिट्टी के अंदर कोई धातु मिला, तो उसको कैसे निष्करण किया जाएगा। धातु की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्करण कैसे होता है। कुछ धातुएं भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में भी मिलती है। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर। हाँ, एक क्वेश्चन बनाइए, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली कुछ धातुओं के नाम लिखे। ये ओपनली हमको मिलता है, सोना भी मिल जाता है, सिल्वर मिलता है, प्लेटिनम मिलता है, कॉपर मिलता है, मतलब तांबा, कॉपर मतलब तांबा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बना लीजिए, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली कुछ धातुओं के नाम लिखे, तो यहाँ से ये 3-4 धातु लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, हो गया। पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु, देखिए यहाँ पे एक बात आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, सक्रियता श्रेणी ऊपर भी आता है। सक्रियता श्रेणी ये एक पीरियोडिक टेबल होता है। जो पीरियोडिक टेबल आप अगर रीड करना जानते हैं तो उसके अंदर धातु, अधातु, गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था, कौन धातु तरल अवस्था में रहता है, कौन अधातु रहता है, ये सब बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अच्छी तरह रीड कर सकते हैं। क्लास 9 में भी था, 10 में भी है, आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा। अगर मैं पढ़ाऊँगा तो उसको पूरा अच्छी तरह मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँगा, है क्या कि परमाणु संख्या क्या है, और उसको बनाने की नियम भी मैं बतला दूँगा। एक्चुअल में वो याद कर लेना चाहिए, तभी सुविधा होता है एग्जाम में। Mg मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्वों के रूप में नहीं पाए जाते। देखिए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में मध्य की धातु या मिडिल की धातु है, Zn जिंक, Fe लोहा, Pb लेड, ये लेड है। ठीक है,
की अभिक्रियाशीलता मध्य होती है। पृथ्वी की भूप्रकृति में यह मुख्य ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये सब होगा, पाया जाता है। भूप्रकृति का हो गया, अयस्क ऑक्साइड इतना हो गया, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ। हाँ चलिए, यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट था नहीं, बस यही जानना जरूरी था जो मैंने दिखा दिया। स्वतंत्र अवस्था में ओपनली मिलता है जो। अयस्कों का समृद्धिकरण, यहाँ पे देखिए एक अयस्क है, अयस्क का सांद्रता, उच्च अभिक्रियाशील धातु, कोई कोई उच्च अभिक्रियाशील धातु होता है, मध्य अभिक्रियाशील धातु होती है, निष्पासन, ये सब विधि है किस तरह धातु का शोधन, किस तरह धातु को निकाला जाता है। ठीक है, अयस्कों का समृद्धिकरण, पृथ्वी के खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है। आपको मालूम है जो भी अयस्क मिलता है उसके अंदर बहुत सारे अशुद्धता पदार्थ मिले हुए रहते हैं, जैसे गैंग है, जिन्हें गैंग कहते हैं। याद रखिए गैंग क्या है, एक क्वेश्चन बनेगा गैंग क्या है। पृथ्वी की खनिज से अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसे हम गैंग कहते हैं। एक क्वेश्चन आंसर दोनों में बता दिया। धातुओं के निष्करण से पहले अयस्क से अशुद्धियाँ को हटाना आवश्यक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस गैंग को हटाना, धातु को जब शुद्ध बनाइएगा, प्योर धातु बनाइएगा, तो उस गैंग को हटाना पड़ता है। आप हटाइएगा कैसे? अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होता है। इस पृथक के लिए विभिन्न, हाँ एक बात है, मतलब किस विधि द्वारा आप उसको हटा सकते हैं, तो ये धातु के ऊपर जो गैंग लगा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना प्रेशराइज किया जाए, हीट कितना दिया जाए, तब किस तरह इसको निकाला जाए, वह सब उस धातु को देखकर इसका पता किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं। जो नीचे आता है मतलब पीरियोडिक टेबल के सक्रियता श्रेणी में जो क्रियाशील धातु होती है उसके नीचे वाले, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु काफ़ी अभिक्रियाशील होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, बस जानना जरूरी है। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली जो धातु होती है काफ़ी अभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाता है। देखिए हमने पहले ही बोला, ये जो सक्रियता श्रेणी है वो धातु को देख के हम लोग डिसाइडेड करते हैं। तो देखिए ये जब खुद अधिक अभिक्रियाशील है तो इनको केवल अगर गर्म ही किया जाए तो वो धातु प्राप्त हो जाएगा, धातु निकल जाएगा। उदाहरण के लिए सिनाबार हो गया, मरकरी हो गया। मरकरी देखे हैं आप लोग, पारा, मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मर्क्यूरी ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तन होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचित हो जाता है। चलिए ये हाँ आपको जानना जरूरी था, एग्जाम ऑफ व्यू से यहाँ पे है नहीं, अगर रहेगा तो मैं बोल दूँगा। अच्छा ये भी नहीं चाहिए यहाँ पे। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्करण कैसे किया जाता है? सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया आदि अभिक्रियाशीलता माध्य होती है। प्राकृतिक में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। देखिए ये नेचुरल अगर पाया जाए, इसको ढूंढा जाए तो ये सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन, देखिए सल्फाइड को अगर सल्फाइड पाया जाता है, सल्फाइड अयस्क को अधिक हीट दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑक्साइड हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ये क्वेश्चन बना लीजिए, भर्जन क्या है? तो यहाँ से आंसर होगा सल्फाइड अयस्कों को वायु में अधिक गर्म किया जाए तो ऑक्साइड में चेंजिंग हो जाता है, इसी को भर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहीं पे मिल रहा है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये 2015 या 16 की क्वेश्चन आया हुआ था, ये 100% ये आया हुआ था, आप बना लीजिए। निस्तापन क्या है, क्या प्रक्रिया है? तो यहाँ पे क्या दिया है, अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को निष्पादन। ठीक है, ये लिख लीजिए, धातु को ये लिख लीजिए, आंसर यहीं पे। जिंक के अयस्कों के
भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया घटती है, तो ये नहीं चाहिए। जिंक का जेडेन का बताया है। चलिए यहाँ पे मुझे कोई इंपॉर्टेंट लगा नहीं, धातु पता नहीं दिया, में दिया ऑक्सीजन की, ये भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि पार्ट बहुत लंबी है, मैंने बोला था पार्ट बहुत लंबी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, दे थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो थर्मिट अभिक्रिया के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इसके उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों एवं मशीनों के पुर्जों को दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिक ऑक्साइड कहा जाता है। देखिए इसका आंसर यहाँ से होगा, धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड या Fe के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की, देखिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अभिक्रिया, इन दोनों के साथ ही रेल के पटरियों को बनाना, जोड़ना, दरार पड़ जाने पर मशीनें के पुर्जों बनाना, ये सब काम होता है। तो ये यहाँ तक आंसर था। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्करण कैसे किया जाता है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु के अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। ये ऊपर वाला अत्यंत अभिक्रियाशील होता है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों की प्राप्ति किया जाती है। इसको कार्बन के साथ हीट दिया जाता है, तो ठीक है, इसके यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तन किया जा सकता है। कार्बन के साथ अगर इनको गर्म किया जाए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम को, तो ये धातु के रूप में धातु के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, धातु के रूप में निकल के आ जाएंगे। ठीक है, धातु के रूप में निकल कर आ जाएंगे। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड एक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है। देखिए एक क्वेश्चन आया होता, कैथोड में धनायन होता है या ऋणायन? कैथोड में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन बना लीजिए। कैथोड जो ऋणायन या धनायन होता है, तो कैथोड ऋणायन होता है, एनोड धनायन होता है। ये क्वेश्चन आया होता है। धनायन मतलब प्लस का साइन और माइनस का साइन, ये साइन नहीं है, बस वो रहता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। धातुओं का परिष्करण, ठीक है, ये देखते हैं परिष्करण कैसे होता है। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इनमें अब हाँ, ऊपर का जो मैंने नियम कहा, जो थोड़ा हीट दिया जाएगा, जो प्रक्रियाएं मैंने बोला वो किया जाएगा, वो करने के बाद भी जो मेटल है वो एक्चुअल में पूरा प्योर नहीं होता है, उसका कुछ भी अशुद्ध उसके अंदर फिर रह जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं। इनमें अपद्रव होते हैं, मतलब कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है, जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है। धातु से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि है। ये विधि द्वारा, देखिए ये विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो धातु को जो हमने पहले तो उसको प्योर किया, इसके बावजूद भी इसके अंदर कुछ रह गया अशुद्धियाँ, उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि अगर यूज़ किया जाए तो धातु पूरी तरह प्योर धातु निकल के आ जाता है। ठीक है, कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युतीय अपघटन द्वारा किया जाता है। देखिए गोल्ड, सोना, टीन, निकेल, सिल्वर, इन सब को इसी प्रक्रिया द्वारा परिष्करण किया जाता है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, जो कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर आदि को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है? तो ये विद्युत अपघटनीय परिष्करण प्रक्रिया द्वारा। इसका आंसर भी यही होगा, आपको बनाना है नोट, बार बार बोल रहा हूँ। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटक के रूप में होता है। चित्र में एक्टिविटी बोला है, हो जाएगा, जितना चाहिए था मैं समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, धातुओं का संरक्षण। सो यहाँ से क्वेश्चन बहुत गिरेगा, यहाँ पे जो भी नोट बनेगा आपको अच्छी तरह पढ़ना है। देखिए संचारण के संबंध में अध्ययन 1 से आप निम्न बातों को अध्ययन कर चुके हैं। संचारण क्या होता है? संचारण मतलब होता है, देखिए क्षयभीत होना, क्षय होना।
आपने ये एक लोहा है, इस लोहा को जब आप बाहर रख देते हैं खुली हवा में, या बारिश हो रही है, पानी लग रहा है, तो ये जंग लग के लोहा, अभी अगर लोहा का वेट देखेंगे, अगर मापेंगे तो मान के चलिए इस लोहा का वेट 500 ग्राम था, आधा किलो था। अगर आप रख दिए हैं, आप 1 महीना बाद, 1 मंथ के बाद अगर देखेंगे तो इसमें जंग लग चुका है। इस जंग को जब झाड़ेंगे, जंग को झाड़ने के बाद जब फिर से वेट करेंगे तो लोहा का वेट 500 का जगह इस बार लोहा का वेट मान के चलिए 450 ग्राम हो गया। ये 50 ग्राम भाई कहाँ हो गया? तो इसी को बोला जाता है संक्षारण, मतलब क्षयभीत होके, मतलब धीरे धीरे क्षय होना। तो वो संक्षारण क्यों होता है और उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसा क्या विधि अपनाते कि वो 500 ग्राम ही रह जाता, चाहे वो 1 मंथ का जगह हम पूरी 2 साल 10 साल ही रखें तो उसका वेट कभी ना घटे। उसका कोई उपाय है? हाँ, ओबियसली इसका उपाय है। तो चलिए यही सब के बारे में चलेंगे। संक्षारण मतलब मैंने बस ये मीनिंग को समझाने के लिए, आप क्षय होना, क्षय क्षय होना और क्या। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। आपने देखे होंगे सिल्वर की कोई भी गमला अमला है ना, तो आप एक काम कीजिए, आपके घर में सिल्वर का गमला अमला है तो आप बाहर रख दीजिए कुछ दिन तक, या सिल्वर का थाली उली कुछ भी है, तो वो उसमें काली पड़ जाएगी। सिल्वर का वायु में उपस्थिति सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनाइए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। जे खुली हवा में सिल्वर को छोड़ देने पर उस पर काली परत क्यों जम जाती है, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसे तो संचारण यही है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। काली परत इसलिए जमता है, एक तो वो वायु के संपर्क में आ जाता है, ऑक्सीजन मिलेगा उसके अंदर, इसके बाद वायु के साथ यह अभिक्रिया करके सल्फाइड बनाता है और ये सल्फाइड ही उसमें काले काले धब्बे की तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है, हवा के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर के साथ अभिक्रिया कर वह सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ठीक है, इसलिए वो जम जाता है। उसका आंसर भी वही होगा, पूरा होगा। इसके बाद कॉपर आप देखें, कॉपर वायु में उपस्थिति आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट है। याद रखिए, आपने कॉपर की वस्तु देखे होंगे, कोई भी कॉपर की आपके घर में अगर कोई बाटी वगैरह है तो आप इसे काम कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। हम बाहर फेंक देने को बोल रहा हूँ, बाहर कहीं भी जहाँ पे बारिश वारिश हो रहा है, आप ज़्यादा नहीं 5 से 6 दिन बाद वहाँ पे देखिएगा क्या कि एक हरा रंग का, हरा बाटी के अंदर या कुछ भी हरा रंग का जमा हुआ है। अब वो हरा रंग हाथ से काछिएगा, वो है क्या? कॉपर कार्बोनेट है। वो हरा रंग का क्या है? तो कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है, वह हरा रंग का जम जाता है, ये याद रखना है। हरी हरी परत एक जम जाती है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसलिए उसकी चमक चल जाती है और वह कॉपर कार्बोनेट वहाँ पे जमा देता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में, आर्द्र मतलब खुली हवा में, और नमी होनी चाहिए। आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ, इस तरह का ही कलर, भूरा रंग, देखे जंग कैसा रहता है? भूरे रंग का ऐसा रहता है। इस कलर मतलब कलर दिखा रहा हूँ मैं यह। तो आप देखेंगे लोहे की कोई भी वस्तु में जंग लग जाती है, जंग लगे, भूरे रंग की पतली पदार्थ परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन बना लीजिए, उसका आंसर ये है। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो इसका आंसर यहाँ भी एक क्वेश्चन बनेगा, कॉपर की वस्तुएं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भूरे रंग की चमक की जगह, ना ये छोड़िए, वो नहीं पूछा था तो मैं नहीं दूंगा, जो दिया तो ये क्वेश्चन बना लीजिए। अच्छा, आइए उन परिस्थिति का पता करें जिनसे लोहे पर जंग लग जाती है। लोहे पर जंग क्यों लगता है, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, हम नहीं देखेंगे, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे संचालन से सुरक्षा, आपकी जो वो लोहा की कील थी, लोहा का जो स्टिक था 500 ग्राम था, आपने 1 महीना बाद मापा, उसको 50 ग्राम गायब हो गया। तो ये 50 ग्राम जो गायब हुआ वो क्यों हुआ? मैंने पहले ही बोला, इसको क्या हम बचा के रख सकते थे? 50 ग्राम चाहते ख़राब ना हो, 50 ग्राम ख़राब ना हो, वस्तु का वजन 500 ही रह जाए। हाँ, ओबियसली हम कोई भी वस्तु को रख सकते हैं, उसका कुछ है संचालन से सुरक्षा, इसे सुरक्षा किया जा सकता है। क्या करके? पेंट करके। आप कोई भी वस्तु को पेंट कर दीजिए, तेल लगाकर, उसमें ग्रीस या तेल लगा दीजिए, ग्रीस लगाकर यस्ट लेपन करके
लोहे की वस्तुएं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, हाँ, अगर कोई लोहा का वस्तु है उसके ऊपर जस्ता का परत चढ़ाकर आप उसको रोक सकते हैं, उसका वेट नहीं घटेगा, वो संक्षारण नहीं होगा। क्रोमिन लेपन एनोडीकरण मिश्र धातु बनाकर लोहे की जंग लगने से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन एक बनाइए, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। लोहे को क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट नोट कीजिए, एग्जाम में 100% आया हुआ है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो पेंट करना चाहिए या ग्रीस लगाना चाहिए या लोहे की वस्तु पर जंग से बचने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना चाहिए, यही बस आंसर होगा। बस इतना मैंने शॉर्टकट बोला, मैंने पूरा नहीं बोला, बस आपसे पूछा है ना कैसे बचा सकते हैं, तो 2-1 प्रक्रिया बोल दिया, हो गया ख़त्म। देखिए, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यस्द लेपन कहते हैं। यस्द लेपन किसे कहते हैं, वही है, मतलब जिंक का जो है जेडेन, जिंक का थोड़ी पतली परत चढ़ाई जाती है जिसको यस्द लेपन कहते हैं। यस्द लेपन किसे कहते हैं, आया हुआ क्वेश्चन, ये इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यस्द लेपन वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। ये बोल रहा है जस्ता का जो परत चढ़ाया गया था इस स्टिक के ऊपर, रंग का एक परत चढ़ाया, ये जल भी जाता है, ये चला भी जाता है, इसके बावजूद भी आपका लोहा का वेट नहीं घटेगा, क्षयित नहीं होगा। इसका कारण क्या है, धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में लाने वाली धातु है, लेकिन कभी कभी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। याद रखिए, जब हम लोग शुद्ध लोहे का उपयोग अधिक क्यों नहीं करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि शुद्ध लोहा जो प्योर आयरन होता है, प्योर लोहा जो होता है इतना नरम होता है कि वो टूट जाता है, उसका इस्तेमाल हम लोग अधिक नहीं कर सकते, कच्चा लोहा जिसको बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन बनाइए यहाँ पे, हम लोग शुद्ध लोहे का उपयोग अधिक क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यह इतना नर्म होता है कि उपयोग में लाते समय टूटने की संभावनाएं होती है, तो इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसको हम लोग कठोर बनाने के लिए, सख्त बनाने के लिए इसमें कुछ अलग धातु मिला देते हैं और वो सख्त बन जाता है, जिसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ा रहे हैं आपको वो भी। तो ठीक है, शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुमतापूर्वक खींच जाता है, लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन, देखो मैंने पहले ही बोला है मिक्सचर कर देगा इसके अंदर, थोड़ा कार्बन लगभग 0.05%, बहुत कम कार्बन मिला दिया जाए तो यह कठोर एवं तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमिन मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त हो जाता है जो कठोर होता है तथा उनमें जंग नहीं लगते हैं। देखा मैंने पहले ही बोला, ये लोहा का ये घोल है, इसके अंदर क्या क्या मिला देगा, या तो आप कार्बन को मिला दीजिए या आप यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कुछ और नाम क्रोमिन आया था, क्रोमिन को मिला सकते हैं, स्टेनलेस इस्पात को मिला सकते हैं, ये बन जाता है। देखिए मिलाने पर, क्रोमिन मिलाने पर, निकल और क्रोमिन मिलाने पर ये बन जाता है, स्टेनलेस इस्पात प्राप्त हो जाता है। ये कठोर होता है और जंग भी नहीं लगता इसमें। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदले जाते हैं। तो हमने पहले ही बोला, जब हम लोग कुछ और धातु को मिलाकर कुछ और धातु बना देंगे या कठोर बनाएंगे तो उसके गुणधर्म में चेंजिंग होगा, वास्तव में वो चेंज हो जाएगा। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलकर किसी भी धातु के गुणधर्म में बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है, ये धातु या अधातु भी हो सकता है। ये अधिक धातु के संगामी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ से मिश्र धातु क्या है क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्वेश्चन इसका आंसर लिखिए, कहाँ से लिखिएगा मैं दे रहा हूँ, कोई अन्य पदार्थ मिलकर किसी भी धातु, हाँ ठीक है, यहाँ से लिखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिश्र धातु किसे कहते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। मैंने पहले बोला मूल जो धातु होता है उसका हम लोग लिक्विड को लेंगे, गलित अवस्था में लेंगे, एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है।
हाँ यही बात है, घोल बनाकर दोनों को मिक्सचर किया जाता है, बस यही बोला गया है। मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। हाँ एक क्वेश्चन है, कांसा जो है विद्युत का कुचालक है, मिश्रातु कांसा विद्युत का कुचालक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, तांबा का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बने, विद्युत परिपथ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तांबा का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ, परिपथ समझते हैं तो मतलब आपके घर में एक कटआउट होगा, ऐसा करके बिजली का कटआउट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, यहाँ पे पॉइंट, इसके अंदर और एक ऐसा करके जॉइनिंग रहता है, इसके अंदर एक पतला तार होता है, वही विद्युत परिपथ कहलाता है। वह हम लोग यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? ताम्र का, मतलब तांबा का तार का। सीसा एम टीन, आप सीसा देखे हैं, पीबी, टीन देखे हैं, कि मिश्र धातु सोल्डर है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, जिसका गलनांक कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परिपथ वेल्डिंग के लिए किया जाता है। हाँ देखिए, सीसा और टीन को अगर मिला दिया जाए तो वो सोल्डर बना देगा। सीसा टीन को मिला दिया जाए तो वो अलग एक धातु बन जाएगा सोल्डर। वो सोल्डर क्या हो जाता है? विद्युत तारों को वेल्डिंग करने के लिए, मतलब धलाई मारने के लिए, आप देखें ना, वेल्डिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, ये आया हुआ नहीं था तो मैं नहीं दे रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, हाँ चलिए, ये सब क्वेश्चन ही है, यहाँ पे क्वेश्चन ही है। तो बच्चे, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया है। यहाँ पे एक बात है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दे, अच्छा ठीक है, जब क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो मैं बोल दूंगा कौन चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट को पढ़ लेते हैं, पॉइंट जरूरी है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में समकर पर रखने से लोहे जैसे कुछ पदार्थ की सतह संचारित हो जाती है। इस संचारक किसे कहते हैं? मैंने लिखाया था क्या? क्वेश्चन लिख लीजिए। तो संचारक मतलब संचारक वही है जो क्षयभीत होना, तो उसका आंसर ये है, ये लिख लीजिए, संचारक किसे कहते हैं। एक घटना होती है जो खुली हवा में रख दिया जाए तो धीरे धीरे क्षय होता है, वजन कम हो जाता है उसका, तो उसे ही संचारण कहते हैं। और मिश्र धातु किसे कहते हैं? उसका अगर शॉर्ट में कोई एक मार्क आएगा तो एक लिख लीजिए, ये भी मिश्र धातु का ही एग्जाम्पल है, मिश्र धातु का ही ये डिफिनेशन है। यहाँ पे मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातुओं के आधुनिक सामग्री मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। तो ये एक मार्क के लिए आता है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धातु धातु की ग्रेफाइट चालक नहीं चाहिए सब, अच्छा ये सब भी नहीं चाहिए। इधर कोई था क्या, देखते हैं आपने क्या सीखा है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए बच्चे को, ये सब पढ़ना चाहिए। तत्वों को धातु में वर्गीकृत किया जाता है, हो गया धातु, तन्यता, चमकीला, उष्णता। अच्छा, धातु के जो गुणधर्म है वो बता दिया था मैंने। धातुओं के गुणधर्म अगर लिख सकते तो यहाँ से लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन है तो। धातु विद्युत धनात्मक तत्वों को, क्योंकि अच्छा इलेक्ट्रॉन देकर ये नहीं चाहिए, जल में तो भिन्न, अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, इसके अंदर जो भी था मैंने दे दिया, इसके अंदर जो भी था इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोल ही दिया, इसके बाद नहीं चाहिए। और ये क्वेश्चन आंसर तो सभी चाहिए, सभी ही चाहिए क्वेश्चन आंसर इसके अंदर का, मैं इसमें बाच नहीं सकता। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको बतला दूंगा अच्छी तरह। इस पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, आपको नोट बनाना है। देखिए, मैं पहले ही बोला हूँ, मैं जितना लिखा रहा हूँ अभी तो लगभग आपको करीब 20 से 25-30 क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, इतना तो मैं आशा कर रहा हूँ बन गया होगा, ठीक है। और ये तो बन गया होगा, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, इनर क्वेश्चन अंदर वाला। अभी बाहर की क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये सब हम लोग करेंगे, वो भी करेंगे। तो देखिए, जब वो भी करेंगे, अंदर वाला कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, तब तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर छूटने की बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मान के चलिए इस चैप्टर से 5 मार्क आएगा आपका एग्जाम में, तो 5 मार्क तो डायरेक्ट आप अचीव करेंगे, तो टेंशन ही नहीं रहेगा इस तरह। हाँ, अगर सिलेबस नहीं दगाएं तो सिलेबस दगा लीजिएगा। मैं सिलेबस है, मेरा चैनल में सिलेबस दिया हुआ है, 2020 सिलेबस क्लास 9-10, उसके अंदर मैंने सबका सिलेबस दे दिया, किस चैप्टर से कितना मार्क है, हपेली में कितना है, फाइनल में कितना है, चैप्टर वाइज भी मैं समझा दिया हूँ। तो वहाँ से आपको दाग लगा देना है। कोई अगर नया स्टूडेंट आया है तो उसको बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर ले। हाँ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा आया है, कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसको भी बोला आप सब्सक्राइब कर ले। आप क्या कीजिए, इससे देखिए, समझिए, आपका बुक में
टिक कीजिए, वहाँ से आप नोट बना सकते हैं, इतना नॉलेज है आपके पास। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक लाइक ज़रूर करना है, तब मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। जो नहीं बच्चे को अच्छा लग रहा है, पसंद कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना और वीडियो बनाऊँ। वो एक्चुअल में मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा था, साइंस एक्चुअल में मैं साइंस टीचर भी मैं नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, साइंस टीचर भी नहीं हूँ। लेकिन बातें यह है कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी हैबिट हो गई है, क्वेश्चन देखते देखते सब कुछ कब आता है, कैसे आता है, सब कुछ समझता हूँ। लेकिन अभी मजबूरन लॉकडाउन की वजह से मुझे ये साइंस पकड़ना पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक्चुअल में मुझे पढ़ाने में सबसे दिलचस्पी होती है तो मैथ्स। आप मेरे चैनल में आके मैथ्स सीखिए, देखिए क्या मज़ा आएगा मैथ्स सीखने में। मेरे चैनल के अंदर मैथ्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, सभी मज़ा आएगा। मैं समझाता सभी को अच्छे से हूँ, अगर नहीं पाऊँगा तो नहीं समझाऊँगा, जो पाऊँगा वो समझाऊँगा, जितना नॉलेज है मेरे पास आपको ज़रूर दूँगा। पर मैथ्स सीखना ज़रूरी है। मैथ्स बच्चे बहुत मार खा जाते हैं, मैथ्स में मार्क कम रहता है, जिसके कारण फेल होना पड़ता है। साइंस के लिए टेंशन नहीं है, बिंदास आंसर क्वेश्चन दूंगा। ये 2 पार्ट, इसके अंदर पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 1 सो वेरी वेरी मोस्टली इंपॉर्टेंट, आपको देखना ही है। चलिए रखता हूँ, बाय बाय।